हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एनसीएफ 2005 शेयर कर रही हूँ, जो आपके सीटेट और टेट जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चों को क्या और जो कैसे है वो पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दस्तावेज है जो बनाया गया था। एनसीएफ 2005 है और रविंद्रनाथ जो टैगोर जी हैं उनका एक निबंध था, सभ्यता और जो प्रगति, उससे इसका उद्धरण हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। कि जो हम क्रिएटिविटी जो हम बच्चे में लाते हैं वो बचपन की कुंजी है। जो बच्चा खेल खेल में जो चीज़ें सीखता है वो सृजनात्मकता भी लाता है, बच्चे में क्रिएटिविटी भी लाता है, और वो कैसे सीख जाता है इसका पता भी नहीं चलता। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 का जो अनुवाद है वो संविधान में भी शामिल है, वो 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था, और ये सभी भाषाओं में इसका निर्माण किया गया है ताकि हर लैंग्वेज जो है बोल रहे हैं वो समझ सकें। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसके अंतर्गत मतलब सबसे न्यू जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर शामिल किया गया ताकि अच्छी तरह से जो बच्चे को है किस तरह क्या और कैसे पढ़ाया जाए ये समझ सकें। मैं इसमें आप सबके साथ इसके जो कुछ प्रिंसिपल है, मार्गदर्शी जो सिद्धांत हैं वो शेयर कर रही हूँ। इसके 5 सिद्धांत हैं। नंबर 1 है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। मतलब जो ज्ञान है वो स्कूल के अंदर नहीं, जो स्कूल की जो बाउंड्री है उसके बाहर भी जो बच्चा सीख रहा है, जो देख रहा है, उसको बाहर कुछ ले जाके कुछ सिखाना भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। मतलब रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं वो ना हो, बच्चे को क्रिएटिविटी और जो करके सीखने का जो सिद्धांत है वो भी इसमें दिया गया है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे। मतलब जो हम बुक्स में या हम उनकी टेक्स्ट बुक्स में हम जो या बोर्ड पे हम जो काम कराते हैं ब्लैक बोर्ड पे, सिर्फ वो शामिल ना हो, उससे अलग हम जो उसको खेल खेल में सिखा सकते हैं वो भी शामिल किया जाए। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। कक्षा के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ और इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जो मूल्य हैं वो भी बच्चे को सिखाए जाने चाहिए कि हमारे क्या मूल्य हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं सिद्धांत के वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। कि हमारी जो लाइफ है और जो हमने नॉलेज गेन की है उसके जो मध्य है उस दूरी को कम किया जाए। यानी हम अपने जीवन में जो हम नॉलेज स्कूल में या बाहर जो हम गेन कर रहे हैं वो सब हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकें। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जो जीवन है वही बात है, मतलब उनका सिर्फ जो विद्यालय का जो जीवन है उससे अलग जो बाहर का जीवन है उसको दोनों चीज़ों को जोड़कर वो सीखे। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। एनसीएफ 2005 को जो प्राइमरी लेवल पे इसे लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को रटने की जो प्रक्रिया से मुक्त कराया जाना चाहिए। थर्ड में बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो बच्चा जो सीखना चाहता है क्या वो कैसे सीखता है उसके अकॉर्डिंग से सिखाया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। इसका पूर्ण करने का जो कार्य है वो किसे दिया गया था? इसके जो प्रोफेसर हैं कृष्ण कुमार जो है उनके नेतृत्व में किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। मतलब बच्चों को अलग अलग तरह के अनुभव हैं उनका अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति किया जाना चाहिए। मतलब वो कुछ करके सीखें ताकि उस चीज़ को कभी ना भूलें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। मतलब ये है कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो कोई ना कोई क्रिएटिविटी या
आप ये लगा लीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, हर किसी के पास कोई ना कोई कौशल होता है जिसमें वो बेस्ट होता है, तो उसका विकास किया जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, और नंबर 5 पे है व्यवस्थागत सुधार। इसमें परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, शिक्षा बिना बोझ के, इसमें इसका जो मेन है वो शिक्षा बिना बोझ के है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। सीखना और ज्ञान में समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान सर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। सीखना और ज्ञान मतलब समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा, जो हम समाज में रहकर हम जो सीखते हैं, वो बच्चे को ज्ञान का सर्जन करने के लिए स्वाभाविकता क्षमता को विकसित करती है कि वो खुद से स्वाभाविकता से उन चीज़ों को सीख लेता है। बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या अर्थ है, बच्चे के जो अनुभव हैं, उसके जो स्वर हैं, उसकी जो सक्रिय जो सहभागिता मतलब उसका पार्टिसिपेशन है, जो उसको प्राथमिकता देना है। संज्ञान का क्या अर्थ है, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, मतलब वो जो कार्य कर रहा है और जो भाषा वो यूज़ कर रहा है उससे खुद को भी और दुनिया को भी समझना, यही थोड़ा मेन था। नंबर 3 पे है पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं हैं और जो उसका आकलन है वो कैसे कर सकते हैं। बहुभाषिता एक ऐसा साधन है, बहुभाषी बच्चा जो एक से ज़्यादा भाषाएं मतलब अपनी मातृभाषा के अलावा भी भाषाएं बोल सके, जिसकी तुलना सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य संसाधन से की जा सकती है। मतलब समाज में और राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन कुछ ऐसा यूज़ करके कि वो एक से ज़्यादा भाषाएं सीख सके, ऐसा साधन है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक ऐसी पाठ्यचर्या, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए जो शिक्षार्थियों में समाज है, जो उसके प्रति आलोचनात्मक समझ, जो समाज का जो अच्छा और बुरा, आलोचनात्मक वही होता है, अच्छा और बुरा हम दोनों चीज़ों को जो समझ सके उसका विकास कर सके। आकलन का मुख्य प्रयोजन सीखने और सिखाने की, जो किस तरह से बच्चा सीख रहा है और हम किस तरह से सिखा रहे हैं, उन प्रक्रियाओं और जो सामग्री है, जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें सुधार लाना, उन लक्ष्यों पर पुनः विचार करना जो स्कूल के विभिन्न चरणों के लिए तैयार किए जाते हैं। उन लक्ष्यों पर पुनः विचार करना, उन जो हमने जो गोल्स बनाए हैं जो स्कूल के विभिन्न चरण के लिए तैयार किए जाते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्री प्राइमरी लेवल पर बच्चों की दैनिक गतिविधियाँ, जो वो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनका हेल्थ है और शारीरिक जो उनका विकास है उस पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। चेतन और अचेतन दोनों रूप से बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। बच्चे चाहे वो कॉन्शियस हों या अनकॉन्शियस हों, वो दोनों तरह से विद्यालय का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उसमें अंतःक्रिया करते रहते हैं। कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। कक्षा का जो साइज है वो भी अधिगम क्रिया को प्रभावित करता है। किसी भी अवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थियों का अनुपात 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 30 स्टूडेंट और 1 टीचर अनिवार्य है। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कार्य संपन्न होने में मदद करे और साथ ही साथ बच्चों की सक्षमता को भी बढ़ाए। अनुशासन ऐसा होना चाहिए, हमें इस तरह से रखना चाहिए कि कार्य भी हो जाए और बच्चे की जो क्षमता है, बच्चे का जो कार्य करने का तरीका है, वो भी बढ़ जाए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक है उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। एनसीएफ शिक्षक के बारे में क्या कहता है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, शिक्षक एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर नॉलेज कूट कूट कर भरी हुई है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ और बोध में बदलने की प्रक्रिया में विभिन्न उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। शिक्षक एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बस ज्ञान को, जो पहले जो हमें शिक्षा दी जाती थी, जो हमारे टाइम से पहले, उसमें सिर्फ बातें बताई जाती थी, उनका अर्थ और जो बोध है,
सूचना को समझने बदलने की प्रक्रिया में विभिन्न उपायों द्वारा बच्चे की सहायता वो नहीं करते। समझ आए या नहीं, पर अब जो हम शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं, एनसीएफ के अकॉर्डिंग शिक्षक को कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए कि वो बच्चे को समझने में सहायक हो सके। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान व उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, सबकी जो प्री नॉलेज है वो स्कूल में आने से पहले सबकी अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण। भाषा क्या? बच्चों में भाषा समझने और अभिव्यक्त जो करने की जो क्षमता वो जन्मजात होती है। गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है? बच्चे गणित की मूल संरचना है जो उसको समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमितीय के मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक जो युक्तियां हैं, सामान्य, परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि जो पद्धति है मुहैया कराते हैं। अब इसका जो मेन मैंने आपको बताया था, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, एक ऐसी शिक्षा देना कि बच्चे को बोझ ना लगे। बच्चा खुद पे ये ना सोचे कि ये थोड़ी देर का काम है, बस जल्दी से इसको ख़त्म करूँ फिर खेलता हूँ। बच्चा उसे खेल खेल में चीज़ों को सीखे, खुद उसमें खुद को शामिल कर ले अच्छे से और उसे एंजॉय करके पूरे आनंद के साथ खेले और सीखे। इसमें क्या है, शिक्षा बिना बोझ से आशय दो तरह से लिया जाता है। एक तो बस्ते का बोझ कम करना कि बच्चे के इतना बोझ न लाद देना कि उसकी बुक्स में इतना बोझ है कि वो बैग भी ना उठा पाए। यह 1992 में यशपाल समिति बनी थी, जिनमें उन्होंने यशपाल जी ने ये बात बोली थी कि जो हमें शिक्षा है वो बिना बोझ के होनी चाहिए। तो दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक बस्ते का बोझ कम करना, किताब या उसके जो पाठ्यक्रम की सामग्री है उसे सीमित करना कि बच्चे के पेट के ऊपर ज़्यादा भूतनाथ जो मानसिक बोलते हैं इस प्रकार से बना देते कि बच्चा मानसिक रूप से उसका वर्णन है उसे बोलना समझे और उसके लिए कुछ गतिविधियाँ, खेल खेल में शिक्षा, इन सब के साथ साथ यह प्रयास किया गया है कि उसे उसकी मूल्यांकन जो प्रणाली है उसकी ग्रेडिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। ग्रेडिंग सिस्टम में अक्सर बच्चों को बहुत सारे बच्चों को एक साथ समान ग्रेड मिलती है, उनमें कैटेगरी ज्योति कम होती है और उसमें तुलना कम हो जाती है। इस प्रकार दिमाग पर मानसिक जो रूप से बहुत कम होता है, जो बोल नहीं सकता, तो प्रकार भौतिक और मानसिक रूप से बैग है, मानसिक रूप से तनाव को कम करना है। मतलब वही बात है, एक तो हमें उसके बैग के बोझ को कम करना है, नंबर 1 पे था, और दूसरा है कि हम उसे मानसिक रूप से उसके तनाव को कम करें कि वो इस चिंता में ना रहे कि ये जल्दी से काम करूँ ख़त्म और फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। वो इस तरह से उसमें खुद को घोल ले, इस तरह से घुल जाए उस काम में कि उसे बोझ ना लगे, उसे पता भी ना चले कि कब मेरा काम हो गया। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।